नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। बोले भारत के स्पेशल पॉडकास्ट में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर ऋचा राजपूत को, जो कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड लीडर हैं। हमेशा सोशल मीडिया में आप इनको फ्रंट फुट पे देखेंगे। बहुत कम उम्र में नई ऊंचाई इन्होंने हासिल की है। युवा मोर्चा के सोशल मीडिया की प्रभारी थी और वहां से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य तक का सफर डॉक्टर ऋचा ने बहुत कम समय में पूरा किया है। और करें भी क्यों ना, बुंदेलखंड की धरती से आती हैं, औरैया की हैं, अजीतमल की हैं। और खास बात यह है कि डॉक्टर भी हैं। हेम्योपैथिक डॉक्टर ऋचा राजपूत का बोले भारत में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही परिचय रखें या भाजपा के फायर ब्रांड लीडर का परिचय नहीं, रखें? आपने जितना परिचय दिया वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, इतने मैं लायक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ठीक है, पार्टी ने मौका दिया है और मुझे लगता है भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो मेरे जैसी पृष्ठभूमि से आने वाली एक महिला को इतना मौका दे सकती है खुलकर और यहाँ तक पहुँचा सकती है। इस परिचय के साथ साथ एक परिचय आप लोगों को और दे दूं डॉक्टर ऋचा राजपूत के बारे में कि समाजवादी पार्टी के लिए ऋचा राजपूत के मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज जहर बुझे तीर की तरह होता है। ऐसी छवि आपकी क्यों कायम हो गई है? पिछले 4-5 सालों में समाजवादी पार्टी को सोशल मीडिया पे अपने लफ्जों से, अपनी भाषा से सबसे ज्यादा किसी ने चोट पहुंचाई है तो उसमें डॉक्टर ऋचा राजपूत हैं। इतनी गंभीर भाषा कहाँ से सीखा आपने? नहीं, जैसे आपने अभी परिचय में एक लाइन बोली ना कि आप बुंदेलखंड से आती हैं, तो बुंदेलखंड जो ज़मीन होती है ना, वो ऐसी ही वीरांगनाओं की ज़मीन है, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी ऐसे लोग ऐसी वीरांगना पैदा हुई हैं। तो एक हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है ना, सटे साठ्यम समाचरेत, तो जो जैसा हो उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। और जो सपा की भाषा है वो आज की नहीं है, आज तो इसलिए पता चल रही है क्योंकि सोशल मीडिया है, आपके हाथ में फ़ोन है, उनके अकाउंट हैं, उनकी कास्टें लिखी हैं, तो आपको पता चल रहा है कि ये लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिन्होंने सोशल मीडिया से पहले का ज़माना देखा है, उन्होंने इनका वर्चुअल आतंक भी देखा है और फिज़िकल आतंक भी देखा है। तो उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी बट क्या था तब लोग इतने वोकल नहीं थे। अब है, अब मैं इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो उनको लठैत इसीलिए कहा जाता है कि वो ऐसे ही नहीं बोला गया कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा है कोई गुंडा, ये गुंडे ही हैं। और गुंडों के लिए कभी भी भद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए उनको उसी भाषा में जवाब देते हैं, इसलिए उनको मिर्ची लगती है क्योंकि सच सच कड़वा होता है ना, तो सच नहीं सुनना चाहते वो अपने बारे में। अपने बारे में ये नहीं सुनना चाहते कि असल में सपा क्या पार्टी है। सपा एक जाति की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि किसी भी महिला को यदि आत्म आप इसमें क्यों उतर जाती हैं? डिंपल यादव को लेकर क्यों आपने सोशल मीडिया में और शिवपाल यादव इन सबको लेकर आप भी उस लेवल पे प्ले करने लगती हैं? नहीं, डिंपल भाभी के लिए बड़ा सम्मान है, लेकिन जैसे मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, उस तरीके से डिंपल भाभी भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं। तो अगर कुछ घाव इधर लगेंगे, तो घाव उधर भी लगेंगे। तो डिंपल भाभी के प्रति कुछ टिप्पणी करना मेरा ऐसा मंशा नहीं थी, लेकिन वो घटना 3 साल के आस-पास पुरानी हो चुकी है। सपा वाले ही एक हैंडल था, वो मनीष जगन जो भी था, वो सपा का पाला हुआ एक गुंडा कह लीजिए उसको। वो आए दिन सभी महिलाओं पे, चाहे वो उसको जानता हो, चाहे नहीं जानता हो, लोगों के घरों तक घुसता था, लोगों की महिलाओं के अंतःवस्त्र के रंग बताया करता था, जिसके लिए कुछ भी बोलना है मुँह खोल के बोलता था और कमाल की बात देखिए कि कभी भी सपा मुखिया ने इस पे आपत्ति ही नहीं करी, कभी भी ये नहीं कहा, कभी रोका नहीं। और मुझे लगता है कि आप जो अपने बच्चे को सिखाते हो, बच्चा वही समाज में जाके देता है। तो कहीं न कहीं इसमें अखिलेश यादव का हाथ रहा, तभी वो दूसरी महिलाओं को इतना बुरा बोलता था। तो यदि आप मेरे परिवार तक आएँगे, मेरे घर तक आएँगे, तो फिर मेरा भी जो आप चाहे उसको संस्कार बोलिए, चाहे आप उसको टीच बोलिए, जो भी है, मैं भी उसी भाषा में जवाब दूँगी। कभी ऐसा लगा कि आपने आवेश में कोई ट्वीट कर दिया हो बहुत बुरा किसी समाजवादी पार्टी या किसी अन्य पार्टी की महिला के लिए और आपको बाद में लगा हो कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था? नहीं, मुझे अपने किसी भी ट्वीट का कोई अफ़सोस नहीं है। बिल्कुल सही और जो उस समय उचित था, जिस भाव में दिया एकदम सही दिया, बहुत सोच के दिया, किसी भी आवेश में आके नहीं दिया। ये सब बातें तब की हो रही हैं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद से हटे थे 2017 में, और जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, उसके बाद से एक नैरेटिव प्रदेश में बहुत चला था कि अखिलेश यादव सीएम आवास के नल की टोंटी लेकर चले गए। अब इस नैरेटिव के बल पर पिछले 9-10 सालों से तमाम सोशल मीडिया में जंग चल रही है
टोटी को कई अर्थों में परिभाषित किया गया है सोशल मीडिया में, और उस परिभाषा में डॉक्टर ऋचा का भी बहुत हाथ रहा है और उससे संबंधित बातें हम लोग कर रहे थे। ऋचा, अब आगे क्या आपका राजनीतिक भविष्य दिख रहा है? बहुत कम उम्र में आप मेंबर हो गई। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। आपने अपने नाम में भी बदलाव किया। पहले आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर ऋचा राजपूत नाम हुआ करता था। बाद में आपने ब्रैकेट में लोधी लिखा। नहीं इसका क्या फायदा लेना चाह रही हैं आप राजनीतिक दृष्टि से? नहीं नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोध समाज है वो हमेशा से राजपूत लिखता आया है, और उसमें ही जो मार्कशीट का नाम रहता है उसमें मेरा नाम यही है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि क्या होता है कि अब हर तबके का आदमी सोशल मीडिया पे है। वो भी है जो बहुत पढ़ा लिखा है, और वो भी है जो केवल जाति समझता है। और अब चाहे एक रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे बहुत एलीट क्लास में बैठने वाला आदमी हो, दोनों ही सेम प्लेटफ़ॉर्म देखता है जो हम चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी लगी कि जो समाज, जो वर्ग, जहाँ से मैं आती हूँ, उसे ये पता होना चाहिए कि मैं किस जाति की हूँ। मुझे ऐसा जाति छुपाने जैसा कभी लगा नहीं, लेकिन लोग बड़ा उससे कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि क्या मैं राजपूत में, ओबीसी में हूँ, जनरल में हूँ। तो मुझे लगा इसे कैटेगराइज़ कर देना ज़्यादा सही रहेगा। तो इसीलिए मैंने उसको अगली श्रेणी में जाते हुए उसमें आगे अपना लोध समाज जोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी में ऊपर बढ़ने के लिए ओबीसी की पहचान आगे रखना बहुत ज़रूरी भी लगता होगा? देखिए, भारतीय भई जनता मोदी जी ने खुद कहा वो अति पिछड़े हैं, तो बाकी की क्या देखिए, बात है? कहीं न कहीं इस बात से आप भी अछूते नहीं हैं कि पार्टी हमारी एक ऐसी है जो हमेशा ओबीसी और एससी 2 समाजों को आगे लेके चलती है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि इस समाज को हाथ पकड़ के आगे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम लोग शिक्षा के उस स्तर को नहीं छू पाए हैं कि वो स्वयं से अपना इतना विवेक रखें। तो जिस तरीके से आरक्षण की श्रेणी हमारे यहाँ चलती है, उस श्रेणी में मैं एक ओबीसी समाज से आने वाली महिला हूँ, मैं लोध समाज की महिला हूँ, तो मुझे पार्टी ने वो नेतृत्व दिया, जो शायद पार्टी को लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ। अब आते हैं फिर से सोशल मीडिया वाली वॉर पे। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत अब सारे सोशल हैंडल्स मीडिया हैं। बड़ा देखिए, ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रदेश में पहचान मिली जब आप युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी थी। जी, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इसमें 100% सच्चाई है। 100% बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई है। जैसे-जैसे आपने देखा है कि 2014 से पहले बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया में अवेयर नहीं थे। ये हमारे मोदी जी के नेतृत्व के बाद, जब मोदी जी 2014 में आए थे, तो 2014 के बाद से यूपी में जो सोशल मीडिया का एक बूम हुआ, जिस तरीके से वो हर एक आदमी को सोशल मीडिया में लेके आ गए। जिससे व्यक्ति को देखिए, आज मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम भाजपा के लिए केवल अच्छा सुन रहे हैं या सपा के लिए केवल बुरा सुन रहे हैं, हम दोनों ही पक्ष सुनते हैं, क्योंकि अब इतना अधिकार दे दिया गया है। आज एक अ, कमरे में बैठा हुआ अधिकारी भी एक रिक्शे वाले के जो उसको गाली दे रहा होगा, उसे डायरेक्ट सुनता है और कार्यवाही होती है। तो आपकी बातों से ऐसा लगा कि सोशल मीडिया से आपने भी माना कि बहुत हद तक आपको पहचान बिल्कुल। मिली, लेकिन सोशल मीडिया का ये कैसा अगली फेस दिख रहा है, कुरूप चेहरा दिख रहा है। अखिलेश यादव की बेटी के लिए कितनी गंदी बातें पिछले दिनों फैलाई गई, और अब ये बात पता चल रही है कि चूंकि अखिलेश यादव ने राम मंदिर में जो चढ़ावा आया उसमें गबन के मामले को बाहर निकाला, उसके बारे में बातें कहीं, उसके रिवेंज में एक नैरेटिव उनकी बेटी को लेकर चलाया गया। इसको कितना आप जायज़ मानती हैं? ये तो निहायत ही बहुत ही घटिया मानसिकता है। देखिए, मुझे ये नहीं पता, जो आपने 2 ये अलग-अलग मुद्दे बताए, एक उन्होंने जो राम मंदिर पे बोला, दूसरा उनकी जो बेटी पे टिप्पणी की गई। अखिलेश यादव जब इतनी मुखरता से राम मंदिर में हुए गबन के लिए बोल सकते हैं, जब वो दिन-रात हर 2 घंटे में ट्वीट कर सकते हैं, तो क्या अखिलेश यादव की ये नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी बेटी से संबंधित जो भी टिप्पणियाँ हो रही हैं, उस पे आके अपने शब्द बोलें? मुझे ये लगता है कि एक पिता की ये नैतिक ज़िम्मेदारी होती है। यदि किसी की बेटी के बारे में कोई एक शब्द भी बोलता है, जैसे कि आपने मेरा सोशल मीडिया का एक प्रकरण बताया था। मेरा एक छोटा-सा प्रकरण हुआ था जिसमें अखिलेश यादव दूर-दूर तक कहीं संबंधित नहीं थे। सोशल मीडिया की वॉर थी, उसमें अखिलेश यादव कूद गए। क्यों? केवल एक अपने गालीबाज दोस्त को बचाने के लिए सुबह 7 बजे मुख्यालय पहुँच गए थे। 7 बजे अखिलेश यादव सो के भी नहीं उठते हैं। लेकिन एक अपने दोस्त को बचाने के लिए वो 7 बजे उठ सकते हैं, और बेटी पे हो रहे दिन-रात अभद्र टिप्पणी पे वो एक ट्वीट नहीं कर सकते, एक कार्यवाही नहीं करा सकते। मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो अदिति यादव के लिए गंदा शब्द लिख रहे हैं। सोशल मीडिया में आप ये समझिए कि एक नैरेटिव होता है, अगर कोई गलत नैरेटिव चला रहा है और आप उसे हवा दे रहे हैं, तो वो नैरेटिव बढ़ेगा। वो इसको क्या अखिलेश यादव खुद हवा दे रहे हैं? ऐसा मैं कह नहीं रही हूँ, लेकिन जिस तरीके का चल रहा है, जिस तरीके से जितने भी मोस्टली हैंडल्स आप देखिए, जिसमें
ज़्यादातर मैं एक शब्द क्या बोलूँ, मैं एक कास्ट को नहीं करना चाहती हूँ नोटिफ़ाई, लेकिन ये एक जो यदुमुल्ला कास्ट है इनकी, वही लोगों को मिर्ची लगी हुई है, वही लोग चिल्ला के रहेंगे कि बेटी का सम्मान, बेटी का सम्मान। अरे इनकी बेटी का सम्मान तब कहाँ गया था जब ये मैथिली ठाकुर के लिए इतने गंदे-गंदे मीम बना के डाल रहे थे। आज मैं अगर एक पोस्ट करती हूँ, नीचे सारे के सारे जो अखिलेश यादव के यदमुल्ले हैं, जिनके चमचे हैं, कितनी गालियाँ लिखा करते हैं, तब क्या मैं किसी के घर की बेटी नहीं हूँ? रिद्धिमा शर्मा के लिए लोग कितनी गालियाँ लिखते हैं, वो किसी के घर की बेटी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसके डीएनए में ये सिखा दिया गया हो ना कि लड़के गलती हो सकती है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं उनकी जो पीढ़ियाँ होंगी उनसे? वो यही करेंगे। उनको तो मुझे लगता है मौका मिल गया। नहीं, लेकिन आप जब ऐसे तर्क देती हैं तो ऐसा लगता है कि आप उन लोगों के साथ खड़ी हो रही हैं जो इस तरीके का सोशल मीडिया में टिप्पणी की है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि जो घटना हुई ही नहीं है, उस पे आप इतना तूल दे क्यों रहे हैं? अगर वो कहावत है कौवा कान ले गया, लेकिन कम से कम छू के तो देखो कान लेके गया कि नहीं गया। अखिलेश यादव जी को ही अपनी बेटी के साथ या फिर उनकी बेटी को ही एक वीडियो डाल देना चाहिए, सारे प्रकरण अभी खत्म हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं ना, कि हर मौके पे एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, हर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। मतलब क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से ही कुछ देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि इसका फ़ायदा ना उठाया जाए, क्योंकि इसी तरीके से एक मौलवी ने डिंपल यादव पे टिप्पणी करी थी और कहने को ये यदुवंशी बनते हैं। एक यदुवंशी ने पूरी महाभारत कर दी थी महिला सम्मान पे, और ये एक यदुवंशी होकर, इसीलिए मैं इनको यदुमुल्ला कहती हूँ, ये यदुवंशी नहीं है। एक महिला पे एक मौलवी ने इतनी गंदी टिप्पणी करी कि वो मस्जिद में नंगी बैठी थी और अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला उनके लिए। तो जो अपनी बीवी पे नहीं बोल सकता, केवल अपने वोट बैंक के लिए, तो वो अपनी अब बेटी पे देखिए ना, आप लोग के सामने तो सच है कि अखिलेश यादव को नहीं बोलना चाहिए अपनी बेटी के लिए? क्या उसके बचाव में नहीं उतरना चाहिए कि केवल एक गालीबाज के बचाव में उतरेगा उसके अखिलेश बचाव यादव? में तो भाजपा की पूरी टीम उतर आप गई है। सोचिए, राजेश्वर सिंह ने ट्वीट तो किया, ओम सोचिए, प्रकाश मैंने राजभर। ट्वीट किया, तो हुँ। ये आप सोचिए कि बीजेपी कभी भी किसी भी महिला, चाहे वो डिंपल यादव ही क्यों ना हो, चाहे वो अदिति यादव ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, और यही वो यदुमल्ले हैं जो अपर्णा यादव का चरित्र हनन कर रहे थे जब प्रतीक यादव जी की डेथ हुई थी। इन्होंने अपने घर की बहू तक को नहीं छोड़ा। इनके लिए केवल इनका एक नेता है, वो है अखिलेश यादव। इसके अलावा अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव भी किस तरीके के जातिवाद हैं। अगर एक पीडीए समाज का आदमी पिट रहा है और पीटने वाला दूसरे विशेष समुदाय का है, तो अखिलेश यादव चुप रहेंगे। इसलिए कौन किसका सगा है, ये आप लोग बेहतर समझिए। तो आप तो इनको यदमुल्ला ही नहीं कहती, अहिर भी कहती हैं। पीडीए की परिभाषा ही आपने बदल दी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी या जो आम धारणा है उसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक है। आपने पीडीए को कितने अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया है। पीडीए हर उस परिभाषा में आता है जिसमें अखिलेश यादव का नैरेटिव फिट बैठता है। अखिलेश यादव जी ने पहले पीडीए को क्या बोला? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। फिर उसके बाद मौका लगा तो उन्होंने बोल दिया आदिवासी। फिर मौका लगा तो उन्होंने क्या बोल दिया कि ब्राह्मण जहाँ कहेगा वहाँ हम चलेंगे। ब्राह्मण कहेगा दायाँ पैर उठाओ तो हम दायाँ उठाएँगे, कहेगा बायाँ उठाओ तो हम बायाँ उठाएँगे। तब अगर ब्राह्मण के कहे चलेंगे तो पिछड़ा कहाँ जाएगा? उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीडीए को एक डेवलपमेंट में बना दिया। आपने कैसे पीडीए को आपका ब्रेकअप क्या है पीडीए को लेकर? मुझे लगता है इनका पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जहाँ से परिवार का विकास होगा, वही पीडीए चलेगा। टिकट होगा तो परिवार को दो, कहीं पर कोई, अब देखिए ना, ये जो घटना हुआ पूरा परिवार पे बात आ रही है, तभी तो सब ये आहिर जितने हैं इनकी जाति वाले यदमुल्ले, यही तो गाली दे रहे हैं। तो इनका पीडीए यही है। एक और सोशल मीडिया पे ऋचा ने ट्वीट किया पीडीए का मतलब, वो शायद अपने उनको याद नहीं होगा या वो बताना नहीं डिंपल चाहती, अखिलेश। लेकिन पहला दावेदार रही, ऐसा भी पीडीए को इन्होंने परिभाषित किया है। खैर, मैं थोड़ा-सा और अलग जाना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से। लखनऊ में कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ क्या आपको लगता है कि एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि आप भी लगभग उसी हम उम्र की कैटेगरी में हैं, जिस उम्र के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में किया, इको गार्डन में हज़ारों की संख्या में जमा हुए। यदि इस तरीके की लगातार परीक्षाओं में पेपर आउट हो रहा है, तो बच्चे क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा माँगे भाई? नहीं, आप आपकी बात से मैं एकदम 100% सहमत हूँ कि पेपर लीक होना एकदम सिस्टम का फेल्योर है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई एक बच्चा पूरे साल तैयारी करता है, पैसा लगाता है, कोचिंग जाता है, माँ-बाप की बहुत सी उम्मीदें उससे बनती हैं। कभी-कभी उसका पेपर बहुत अच्छा होता है, जब उसको उम्मीद होती है कि इस बार मेरा पेपर
मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। लेकिन उस समय जब पेपर आउट होता है तो उसका जो एक दर्द है ना वो वही छात्र समझ सकता है जो उसने जिसने तैयारी की होगी। या उसका दर्द वही माँ-बाप समझेंगे जिसने अपने पूरे जीवन की पूरी 1 साल की कमाई लगाई होगी उस बच्चे में। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन उसको ज़िम्मेदारी लेना और उसके प्रति किसी के इस्तीफ़े की माँग करना एक बड़ी नैतिक ज़िम्मेदारी होती है। पेपर देखिए आपको मैं ये तो बात सेंटर की है आप जो जिनकी बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश तक रहती हूँ। उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक होते हैं, कार्यवाही होती है, पेपर दोबारा होता है। लोग इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं कि धरना दे रहे हैं। धरना देने को सरकार ने कभी मना नहीं किया। लेकिन हम ऐसी पार्टी को समर्थन नहीं दे सकते ना जो पहले से ही अपने नैरेटिव लेके आ चुकी है। वो तो उनके उस सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठाना चाह रही है। वो पहले से ही उसी चेहरे के ही लोग हैं, लेकिन ये हमेशा क्या करते हैं, इनको ये लगता है कि नहीं अभी इतना समाज में ये मुद्दा चल रहा है, तो इसका हम एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं। इस मुखौटे के साथ आएँगे तो जनता में एक्सेप्ट करेगी, यही काम तो आम आदमी पार्टी ने किया था ना। उनके विचार अगर वही जो मुद्दे ये अन्ना हज़ारे के समय लाए थे, क्या उन्हीं मुद्दों पे ये आज तक चलते रहे? बिल्कुल नहीं चले। आम आदमी बन के आए थे और क्या बन के गए हैं? अरबों के, खरबों के घर बना लिए इन लोगों ने। तो अगर ये अपने मुद्दों पे लेके आते तो इनका स्वागत होता, इनकी बात सुनी जाती। क्या लखनऊ में प्रोटेस्ट नहीं होते? हमेशा होते हैं। उनको बाकायदा पुलिस उनको संरक्षण देती है, अपनी वो बात रखते हैं, मंत्री लोग आके मिलते हैं, उनके लेटर लेते हैं, बात सुनते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है कि आप प्रोटेस्ट में आके बोलो कि आप उसका समर्थन करो जिसने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप इन भाषणों का समर्थन करेंगे क्या? आप बताइए कि जो उस प्रोटेस्ट में लोग आए थे, उसमें से कितने प्रतिशत लोगों ने नीट की फुल फॉर्म भी नहीं बता पाए थे। तो आप ऐसे बच्चों को प्रोटेस्टर नहीं बोल सकते ना। वहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप सर्जिल ईमान बेकसूर है, उसको बाहर निकालिए। ये प्रोटेस्टर नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी देख रही हैं आप? पूरी तरीके से है। ये मैं ये छद्म छद्म आवरण होता है ना, जब जिस तरीके से अपना भेष बदल के आना होता है, ये वैसे भेष बदल के आते हैं। चलिए इनको इससे संबंधित 1-2 और सवालों पे आपने इंशाअल्लाह का नाम लिया। अभी जब ममता बनर्जी की बंगाल में हार हो गई थी और अखिलेश यादव उनसे मिलने घर पे गए थे, तो उन्होंने एक शॉल ममता बनर्जी को ओढ़ाया। आपने सोशल मीडिया पे ये क्यों लिखा कि चादर ये मजार वाली है? नहीं, वो आपने देखा नहीं उसको मुझे लगता है। वो एक हरे रंग की मजार की चादर है, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने जल्दी में किसी मजार से ही उठाई अरे! थी। फिर अब लीजिए। आप एक बार उसको देखिए तो, अरे आप नहीं, किसी रंग होने से नहीं और वो अच्छा मजार वाली चादर भी हो तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं कोई बुराई नहीं है, वो तो उन्होंने लेकिन आप ये भी तो सोचिए वो चादर तो बाज़ार पे चढ़ाई जाती है ना, तो अखिलेश यादव मानते हैं कि वो मजार हो चुकी हैं। ये तो गलत है ना। आगे वो भी महिला है, उनका भी भविष्य है। वो तो इस तरीके से चादर चढ़ा रहे हैं जैसे किसी मजार पे चढ़ा रहे हो। लेकिन धर्म में, कपड़ों में, रंग में धर्म देखना, ये कहाँ तक जायज़ है? तो ठीक है, किसी दिन आप भी अखिलेश यादव जी से कह के लाल की जगह भगवा टोपी लगवा दीजिए। अगर रंग नहीं है कपड़ों में, तो वो क्यों रंग चुन के रखे वो हुए हैं? धार्मिक थोड़ी है, वो तो उनका सिंबल है। तो अखिलेश यादव जी से कहिए ना उनका सिंबल है, लेकिन आज के टाइम पे वो लाल टोपी उनके पार्टी वो में तो खतरे की क्रांति का घंटी प्रतीक नहीं, है। नहीं वो खतरे की घंटी है। अगर लाल टोपी कहीं दिख रही है तो मान के चलिए कि आस-पास कोई गुंडा चल रहा है। लाल टोपी अब वो सपाई गुंडों की पहचान हो चुकी है। जैसे लाल झंडा एक वो खतरनाक सिंबल हो चुका है। कोई भी चीज़ भड़कानी है तो लाल टोपी पहन के आइए। अखिलेश यादव जी को देखिए ना, अपने भाई की अब आप बताइए मैं इसको इससे ज़्यादा क्या आपको बोलूँ कि अपने भाई की मृत्यु पे, कैसा भी भाई हो, हमारे यहाँ दूर का भी भाई भाई होता है जिसको आपने मुँह से भाई बोल दिया। आपका वो सौतेला भाई था। आपने उसकी क्रिया अंतिम क्रियाओं पे भी अपनी टोपी नहीं उतारी। ऐसा राजनीति का रंग आप पे चढ़ा हुआ है और जब लंदन से लौट के आते तो बिना टोपी के आप आते हैं। वो तो धर्म को बहुत मानने वाले सनातन धर्म के बहुत अनुयायी हैं। अपने गाँव में शिव मंदिर भी बनाया, तमाम मंदिरों में भी जाते हैं। उन पर आप ये आक्षेप लगा रही हैं। तो अगर वो इतने भगवान के अनुयायी हैं, तो वो ये राजकुमार भाटी जैसे लोगों का मुँह क्यों नहीं बंद करते? जो दिन-रात भगवान को गाली देते हैं। वो जो कहते हैं कि हम तो कृष्ण भगवान और इन सब भगवानों को मानते नहीं, हमारे लिए तो मोहम्मद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन लोगों को क्यों नहीं मना करते जो कहते हैं कि गुर्जरों की बीवियाँ 4-4 पति रखती हैं। खुद गुर्जर होके कहते हैं। खुद वो कहते हैं कि ब्राह्मण की जो पत्नियाँ हैं वो वैश्या हैं। तो अखिलेश यादव उनका मुँह क्यों नहीं बंद करते? अखिलेश यादव इस तरह नहीं, इस लोगों को मामले राष्ट्रीय में तो प्रवक्ता रखे हैं। राजकुमार भाटी ने सामने आकर सफाई दी और उन्होंने कहा भी कि इससे किसी को ठेस पहुँची हो तो उनको खेद है, नहीं ऐसा तो तो ये उन्होंने कहा। देखिए, जिसको ठेस पहुँचनी थी उनको तो पहुँच गई, तो ऐसे तो मैं भी माफ़ी माँग रही हूँ कि अगर डिंपल यादव जी को ठेस पहुँची हो तो मैं माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन अगर किसी को किसी बात से ठेस पहुँची है तो वो मेरे बोलने से या किसी के भी अन्य के बोलने से वो चीज़ नहीं हट सकती। उन उस गुर्जर समाज से पूछिए ना, उस महिला से पूछिए ना जो गुर्जर महिला है जिसने ये सुना होगा कि उसके 4 पति होते हैं।
उसको कैसा लगा? वो उस ब्राह्मण समाज से पूछिए ना, जो पूरे मंदिर और हमारे धर्म को कहाँ लेके जा रहे हैं। आप दूर बैठ के ब्राह्मणों को गाली देना बहुत आसान है। मैं आती हूँ पिछड़े समाज से, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, क्या मैं इतनी पंक्चुअल हो सकती हूँ कि मैं सुबह उठ के रोज़ पूजा करूँ, शाम को उठ के रोज़ आरती करूँ? लेकिन अगर आपके कोई धर्म को कर रहा है, धर्म का नाम कर रहा है, धर्म के लिए काम कर रहा है, तो मुझे लगता है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। आप क्यों उसको ब्राह्मण बोल के, आप सोचिए इन लोगों के पार्टी में इस तरीके के लोग हैं जो ब्राह्मणों को पोंगा पंडित, ब्राह्मणों को गाली देना, भगवान राम नहीं है, भगवान राम मांस खाते हैं, इस तरीके की बातों को चलाते हैं। तो क्या कोई एक सच्चा हिंदू और सनातनी इन बातों को सुन पाएगा? नहीं सुन सकता है। मतलब आपकी नज़रों में अखिलेश यादव का रिलीजियस स्टेटस क्या है? वो पूरी तरीके से नमाज़वादी हैं। अब वो पता नहीं, बंद कमरे में हो सकता है 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ते हो, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितना बाहर से दिखता है वो पूरी तरीके से नमाज़, उनका तो नाम भी बदल देना चाहिए। तो आप सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया सेंसेशन डॉक्टर ऋचा राजपूत को, और एक आखिरी सवाल से इस स्पेशल इंटरव्यू का समापन करेंगे। ऋचा, हमारी आपकी जब बातचीत शुरू हुई थी तब आपने शुरू में ही कहा था कि सठे साठियम समाचरेत, यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। लेकिन अपने यहाँ ये भी तो कहा जाता है कि चंदन और सांप के बारे में, कि चंदन के पेड़ से यदि सांप लिपटा रहे फिर भी चंदन में विष नहीं व्याप्त हो जाता है, ये भी तो कहा गया है। तो क्या इसको नहीं मानना चाहिए? चंदन विष व्यापत नहीं, लिप्त रहत लिपटत भुजंग। रहे भुजंग, मैं तो ये वो है। लाइनें भूल गया था। तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा? कितने सारे ऐसे विष हम लोगों के आस-पास घूम रहे हैं, कुछ फ़र्क पड़ रहा है? राष्ट्र के लिए बढ़ रहे हैं, अखंड भारत के लिए बढ़ रहे हैं। आप बताइए, मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय से जब उन्होंने राम भक्तों पे गोलियाँ चलवाई थी, तब भाजपा का एक ही प्रमुख मुद्दा था, राम मंदिर बनवाना, कि राम लला हम आएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे। और आज भी अगर हम किसी के लिए जीते मरते हैं तो वो कौन है? भगवान राम के लिए। हमारा तो तब भी मुद्दा वही था, आज भी मुद्दा वही है। तब उनका मुद्दा क्या था? नहीं, मैं इस संदर्भ में पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कहा कि जैसी भाषा का इस्तेमाल उधर से होता है, उसके जवाब में उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई गड्ढे में कूद रहा है तो हमें नहीं कूदना चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा कि यदि चंदन के पेड़ से साँप लिपटा भी रहे तो चंदन में विष नहीं भर जाता। तो ऐसा क्यों आपका मानना है कि टिट फॉर टैट ही एक सिद्धांत है? देखिए, मुझे लगता है कि जो अब समाजवादी पार्टी की भाषा है या जो विपक्ष की भाषा है, वो केवल पिछड़े समाज में मेरी जात, आपकी जात, जातियों के विरोध में नहीं है, वो अब धर्म के विरोध में जा चुकी है। और हमारे महाभारत में कहा गया है कि अगर कोई धर्म के विरोध में जाए, तो महाभारत करने में कोई बुराई नहीं है। तो हमारे जो वेद पुराणों ने हमें सिखाया है, अगर आपके धर्म पे कहीं बात आती है, तो अगर आपको महाभारत भी करनी पड़े, भाषा तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर हम लोगों को इनको सबक सिखाने के लिए युद्ध भी करना पड़े ना, तो हम सब लोग तैयार हैं। तो ये ऋचा राजपूत का संकल्प है, और जैसा कि हमने चलिए बढ़िया है, इसी जोशो खरोश के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में जाएं। और मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर पॉलिटिकल आदमी का रहता है कि वो चुनाव लड़े। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको कहाँ से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप 2027 के चुनाव में फाइट करेंगी, देखिए, लड़ना चाहेंगी किसी सीट मैं से? भाजपा की एक बहुत ही छोटी-सी सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो आदेशित करेगी, चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, काम करना है, नहीं करना है, वो सब हमारा संगठन तय करता है। संगठन जैसा बोलेगा, हम लोग वैसा करेंगे। संगठन जैसा बोलेगा। चलिए ऋचा, आप बोले भारत के स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर ऋचा राजपूत को सुना आपने। सोशल मीडिया की लड़ाई पिछले कई सालों से ये भाजपा की तरफ से लड़ती आ रही हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने एक मुकाम भी हासिल किया है, पिछड़ा वर्ग आयोग की मेंबर हैं, और इनका राजनीतिक सफ़र अभी बहुत लंबा है। जाहिर सी बात है 2027 के विधानसभा चुनाव में इनकी क्या भूमिका रहती है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी से सोशल मीडिया पर लोहा लेने में डॉक्टर ऋचा राजपूत, डॉक्टर ऋचा लोधी बहुत आगे हैं। बहुत-बहुत आप धन्यवाद। आप हमारे साथ इस इंटरव्यू में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और विशेष इंटरव्यू आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।